अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले, जाहिर है कि हमास और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है वो आप सबको मालूम ही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस हक में है कि ये वॉर चलती ही रहे। अब दूसरी तरफ बहुत सी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है, उनका ख्याल ये है कि इस जंग को रुक जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जाकर अब ये सारा हंगामा, ये जो मारकाट और जो जंग चल रही है जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, उसको रोका जाए। लेकिन अमेरिका फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, मौलाना फजलुर रहमान, जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ये आपको नजर आ रहे हैं और ये जी पहुंचे हैं कतर। अब बहुत से लोग बहुत से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब ने यहाँ से कहा था जी वो गजा के लिए जा रहे हैं और उनकी ट्रैवलिंग को बड़ा या उनके सफर को बड़ा ही जो है वो सीक्रेट रखा गया था। बताया यही गया था कि वो जी गजा में जाके वहां पे लोगों की मदद करेंगे, कुछ सामान भी अपने साथ लेकर गए। मौलाना साहब पहुंचे हैं जी कतर। कतर में उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, वहां के कतर के जो हेड है उनके साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी, और बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का ये सफर जो है आखिर इसकी क्या वजह है और मौलाना साहब वहां क्यों गए हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई पैगाम लेकर गए। पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम जा सकता है? यहाँ पर जी बहुत से लोग तैयार बैठे हुए, एकदम रेडी बैठे हुए, जिनका कहना ये है कि जी उनको गजा भेज दिया जाए या वो जाकर इसराइल के खिलाफ जो है लड़ना चाहते हैं। उसमें टीएलपी के लोग भी शामिल हैं, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, जो बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि जी उनको वहां भेजा जाए, वो जाकर गजा के लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं या हमास के लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं। वहां तक तो ठीक है, पाकिस्तान में हमेशा इस किस्म की बातें होती रही हैं, इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाता रहा है। जैसा कि कह लीजिए कि हमास के लोग हैं, जिनको कि सारी दुनिया कह रही है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान उन्हीं की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर इतना ही पेट में दर्द उठ रहा है, इतना ही प्रॉब्लम आ रही है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो अपनी कंट्री से जो लोगों को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के सिटीजन्स को निकाला जा रहा है, जो कि मुसलमान हैं और जो कि मुस्लिम वर्ल्ड से हैं, उनको जो मार मार के यहाँ से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जिनको कि वो कहते जा रहे हैं कि जी हमें कुछ मौका दो, हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, कुछ टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। उनको सिर्फ ये कहा है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल जाइए। इस वक्त इस्लाम कहाँ गया और उस वक्त पाकिस्तान का इस्लाम कहाँ गया, जब चाइना के मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना जो कुछ करता है उसके ऊपर भी एकदम खामोशी रहती है, एक लफ्ज नहीं बोला जाता। उस वक्त भी पाकिस्तान को यकीनन सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन ना वो बात करते हैं, ना वो चाइना को कुछ कहते हैं, और ना ही इस वक्त अफगानिस्तान के जो सिटीजन निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। जाहिर है हर जगह पर पैसा इन्वॉल्व है। चाइना हमें पैसा देता है, चाइना का सी पैक है, चाइना हमें हर वक्त लोन देता रहता है, चाइना को हम अपने बड़ा ही करीबी दोस्त बताते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो जाहिर है चाइना में अगर चाइनीज मुस्लिम के साथ कुछ भी हो रहा हो तो उसके ऊपर पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अफगानिस्तान के सिटीजन हमने रखे थे, रेफ्यूजीज हमने रखे थे, हमें पैसा मिल रहा था, अमेरिका से पैसा मिल रहा था, सारी दुनिया से रेफ्यूजीज को रखने के लिए पैसा मिल रहा था, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, बड़े खुशी खुशी हमने रखा होता। वो पैसा आना बंद हो गया है। उसके साथ ही हमारा जो एक प्यार जो बहता चला जा रहा था मुस्लिम उम्मा के लिए और अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के सिटीजन्स के लिए, वो जी बंद हो गया। और अब हम कह रहे हैं कि जी चलो निकलो यहाँ से। और उसके बाद कई तरह के एलिगेशंस भी हैं उनके ऊपर, जाहिर है कि जी स्मगलिंग करते हैं, जी टेररिज्म कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कि जी यहाँ से हथियार, ड्रग्स और ना जाने कौन कौन से डॉलर्स और कौन कौन सी स्मगलिंग के इल्जाम भी उनके ऊपर है। चले मान लिया करते होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोग ये सब कुछ नहीं करते? क्या जो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, क्या वो स्मगलिंग, हथियार, ड्रग्स और डॉलर्स या इस किस्म की टेररिज्म क्या नहीं करते? अगर कोई ये कहता है कि नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपना दिमाग का चेकअप फौरन करवा लेना चाहिए। और जो लोग मान गए हैं, मुझे खुशी है कि कुछ लोग सच बात बोल भी रहे हैं और सच बात को सुन भी रहे हैं। बात सारी है कि अब मौलाना फजल रहमान पहुंचे हैं जी कतर।
पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम लेके गए होंगे, हम भला क्या मदद कर सकते हैं वहां पर, हमास की या फलस्तीन की। पैसा हमारे पास नहीं है, हम उन्हें खाने पीने का सामान नहीं दे सकते, हम उन्हें मेडिसिन नहीं दे सकते, हम उनकी किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज जरूर है जो पाकिस्तान ने बना के रखी है, और शायद वही बात करने कतर पहुंचे हैं, और उनका ख्याल होगा कि शायद पाकिस्तान के वो जो पाव पाव के बम हमने बना के रखे, हो सकता है कि वो कोई इस्लामिक कंट्री जो है वो खरीद ले, या कोई इस्लामिक कंट्री जो है वो मान जाए कि हाँ जी पाकिस्तान को कुछ पेमेंट कर दी जाए, और ये पाव पाव के बम लेकर हमास को या फलस्तीन के लोगों को जो वहां पे लड़ रहे हैं उनके पास पहुंचा दिए जाए। ये एक जरूर एक बात है जो कि पॉसिबल हो सकती है। साथ साथ इसराइल ने भी धमकी दी है कि जी वो जो है एटम बम लेके या न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है फलस्तीन या हमास के लोगों के खिलाफ। ये बात भी जाहिर है कि ओआईसी की मीटिंग एक होने वाली है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज कह रही हैं कि वो बात करना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द ही एक मीटिंग अरेंज होगी जिसमें कि ओआईसी की कंट्रीज बैठेंगी और वो उस पर गौर करेंगी या इस पर डिस्कशन करेंगी कि आखिर इस वॉर को रोका कैसे जाए और आखिर इसका क्या हल है। हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से उधर भी यही बात की जाए कि जी हमारे पास वो पाव पाव के बम है, कि वैसे तो किसी काम के हैं नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और बार बार नवाज शरीफ साहब के दामाद और नवाज शरीफ साहब की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो मेंबर्स हैं, उनका कहना यही है कि जी ये जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, पूरी मुस्लिम उम्मा के हैं। तो अगर पूरी मुस्लिम उम्मा के हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी आए और पैसा दे के ले जाए, फ्री में तो हम कोई चीज नहीं देते, ये तो सभी को मालूम है। तो यकीनन कई तरह के सवालात हैं जो कि इस पे उठ रहे हैं कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब करने क्या गए हैं, आखिर इनको किस लिए कतर भेजा गया है, और उसके बाद जो वो गजा का जिक्र कर रहे हैं कि वो गजा भी पहुंचेंगे, तो वो आखिर वहां क्या करने गए हैं, कौन सी ऑफर लेके गए हैं, कौन सा पैगाम पहुंचाने गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे इसके जवाब कई लोगों को शायद मालूम भी हो गए हो या समझ भी आ रहे हो, लेकिन बहरहाल जो भी है कुछ ना कुछ गोलमाल है, और इस गोलमाल के ऊपर हम भी नजर रखेंगे और आप भी नजर रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको जी एक न्यूज और बता दें। सुनजुआन, मेरे ख्याल है इसी तरह का कुछ नाम है जगह का, सुनजुआन में जो अटैक हुआ था वह उसके मास्टरमाइंड को जो है वो बताया ये जा रहा है कि कश्मीर में कोई अननोन लोगों ने मार दिया है। जी हाँ बिल्कुल, ये आजकल ये अननोन गनमैन और अननोन किलर्स जो है वो पाकिस्तान में काफी एक्टिव हैं, और वो चुन चुन के उन लोगों को मार रहे हैं जो तरह तरह से जो डिफरेंट अटैक्स खासतौर पे भारत में किए गए थे उनके मुलजिम बताए जा रहे हैं या उनके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। वैसे इतने तो अटैक नहीं हुए जितने मास्टरमाइंड अभी तक हम लोगों ने टपका दिए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कितने मास्टरमाइंड है। हर 2 दिन के बाद एक मास्टरमाइंड जो है वो बेचारा जो है वो ऊपर बदतर हूरों के पास पहुंचा दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि जी पता नहीं किसने मार दिया, पता नहीं कौन मार के चला गया। अब ये भी आदमी जिसकी पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, जी हाँ, इसका नाम है ख्वाजा शाहिद। ख्वाजा शाहिद को जी ये बताया जा रहा है कि लश्कर तोयबा का मेंबर है। था 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 तो टपक गया बेचारा, था जी जी, अब नहीं रहा। तो जी हाँ, तो अब नहीं रहा, और ये लश्कर तोयबा का मेंबर था, और इसको भी जो है आजाद कश्मीर जो जिसको के भारत वाले पीओके कहते हैं, हाँ जी, वहां पर इसको मार दिया गया है। और बताया यही जा रहा है कि लश्कर तोयबा के साथ इसका लिंक था, और इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुनजुआन कोई जगह है, वहां पे जो अटैक हुआ था, जी हाँ, उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है। वैसे पाकिस्तान में इतने मास्टरमाइंड पड़े हुए हैं, ये तो मुझे अभी पहली बार पता लगा, वरना तो हर थोड़े दिन के बाद एक एक करके सारे मास्टरमाइंड उड़ाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक दोस्त मेरे कह रहे थे कि इतने तो अटैक नहीं जितने मास्टरमाइंड अभी तक उड़ा दिए। लेकिन हो सकता है जी इतना बड़ा अटैक करने होते तो कई लोग बैठ के मास्टरमाइंड हो जाते हो, पता नहीं। लेकिन खैर, नुकसान बहरहाल पाकिस्तान का होता चला जा रहा है, और पाकिस्तान की पब्लिक को जरूर खुश हो जाना चाहिए कि जो कोई भी ये सब सफाया कर रहा है वो यकीनन कोई बहुत नेक काम कर रहा है, इसलिए कि इस तरह के लोगों का सफाया करना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान को अपना बचाव करना है तो यकीनन इस तरह के लोगों से जो है एक एक करके पीछा छुड़ाना ही होगा। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो जो कि सर पकड़ के बैठा हुआ है, या फिर दाऊद इब्राहिम हो, या फिर हाफिज सईद हो, ये सबके सब यकीनन परेशान हो रहे होंगे कि अब किसकी बारी है, अगली बारी किसकी है।
तो खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है और किसकी बारी अगली आती है, लेकिन हम बात करेंगे जी बिल्कुल आपके हमारे सबके ही फेवरेट फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब जी अभी तक पुलिस ने उनको पकड़ा हुआ है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फवाद चौधरी की बेगम का कहना ये है कि जी फवाद चौधरी साहब ने कोई करप्शन नहीं की है, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा बाहर। देखते हैं कि कब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जेल से बाहर आते हैं। कई बार हमने उनको देखा अदालत से वो भागे और दौड़ते हुए दिखाई दिए और बड़ी लंबी उन्होंने रेस लगाई कि पुलिस ना पकड़ सके, लेकिन इस बार जो है उनको उनके घर से ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये भी है कि अभी तक फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा है कि जी मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ और मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने अभी तक ये 2 सेंटेंसेस नहीं बोले। जिस दिन वो ये दोनों सेंटेंसेस बोल लेंगे मेरा ख्याल है उस दिन उनकी भी जान छोड़ दी जाएगी। जैसे ही फवाद चौधरी साहब कहेंगे 9 मई की मजम्मत करता हूँ और मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, बस उसके साथ ही जो है वो फवाद चौधरी साहब की मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें जी आपको बिल्कुल शाइखा खान अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं। उनका कहना है एस्टेब्लिशमेंट को करप्ट लोग ज्यादा काबिल कबूल हैं। जी हाँ, ये कहना है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको करप्ट लोग ज्यादा पसंद है। उनका कहने का मतलब ये, इसका मतलब है इमरान खान भी उनके किसी जमाने में फेवरेट रहे, तो क्या खान साहब भी करप्ट थे? ये यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बताना चाहिए। फिलहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब यकीनन पीएमएलएन की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनका उनका यही कहना है कि जी पीएमएलएन के लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है इलेक्शन का, वैसे वैसे पीएमएलएन को ये यकीन होता चला जा रहा है कि यकीनन नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसलिए उनकी जो बात करने का अंदाज है पीएमएलएन के लोगों का और जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं वो थोड़ा बदलता चला जा रहा है। ये लोग ये भूल गए कि इनसे पहले भी कई आए थे और इनके बाद भी कई आए थे और इनके जाने के बाद भी बहुत आएंगे। तो इसलिए इनको अपना रवैया, अपने आवाज, अपनी टोन, अपना अंदाज जो है वो थोड़ा ढंग का रखना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में अफसोस हो के जी हम तो समझ रहे थे हम 10 साल के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें तो जी 2 ढाई साल में ही चलता किया। ऐसा तो जी बहुत बार हुआ है पाकिस्तान में। हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चले, 1 मिनट में एक पिक्चर तो लगा लूं। हाँ जी, ये भी फवाद चौधरी साहब हैं। देखें जी कैसे फवाद चौधरी साहब पर्दे में हैं और बहुत से लोग जो हैं वो गाने भी लगा रहे हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। ये देखिए, ये भी फवाद चौधरी साहब ही नजर आ रहे हैं। और जी हम आगे बढ़े, हम आपको ये भी बता दें कि ये आपको नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर। उनका कहना ये है कि नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 10 साल मिलने चाहिए। एक तो पता नहीं जो भी हमारा लीडर आता है या जो भी पॉलिटिशियन आता है, मैं पॉलिटिशियन इसलिए कहती हूँ कि लीडर तो शायद पाकिस्तान ने अब बनाने बंद कर दिए हैं। बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान में लीडर कोई नहीं आया, पॉलिटिशियंस ही आते हैं। और नवाज शरीफ साहब से पहले जब इमरान खान आए थे तो इमरान खान के लिए भी यही कहा जा रहा था कि उनको 10 साल के लिए रहना चाहिए और 10 साल रहेंगे। इमरान खान साहब को इस बात का यकीन भी दिला दिया गया था, ना सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको ये यकीन दिला दिया गया था कि खान साहब 10 साल तक आपको कोई हिला नहीं सकता। और अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी वही चूरन खिला के लाया जा रहा है और उनको भी यही बताया गया है कि जी 10 साल तक तो मियाँ साहब आप कहीं नहीं जाते। ये और बात है कि इससे पहले 3 बार नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है उसको हमने गिरते हुए, टूटते हुए, फूटते हुए देखा है, लेकिन बहरहाल इनको अकल नहीं आनी तो नहीं आनी। हम बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के बहुत बात लोग कर रहे हैं, बहुत डिस्कशन चल रही है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो जंग चल रही है हमास और इसराइल के बीच में, उसमें यकीनन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी बताया गया है कि मोदी जी ने जो है वो मेरे ख्याल है ईरान में बात की है। ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे जो है वो या हेड ऑफ स्टेट है उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और इस बारे में डिस्कशन की गई है कि किस तरह से इस वॉर को रोका जाए। अमेरिका बिल्कुल हक में नहीं है इस वॉर को रोकने के, लेकिन सऊदी अरेबिया बार बार कह रहा है कि जी इस जंग को अब रुक जाना चाहिए, मजीद लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में लग रहा है और लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से इस जंग को बंद करने पे रजामंद होगा। बात हम करेंगे एक बार फिर फवाद चौधरी साहब की। और जी फवाद चौधरी साहब बहुत सियाने हैं और बहुत तेज चालाक हैं
اور سیاना اور چلاक आदमी हमेशा मुंह के बल गिरता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कह रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब. जी हाँ, फयाजुल हसन चौहान साहब जो पहले इमरान खान साहब की पार्टी के थे और इमरान खान साहब का गाना गाया करते थे, और अब वो चले गए जी जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी में, और अब वो जहांगीर तरीन खान साहब की वाह 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 प्रोडक्शन बने हुए हैं. तो उनका बहरहाल कहना ये है फवाद चौधरी साहब के बारे में कि बहुत चालाक, बहुत सियाने आदमी है, और बहुत सियाना आदमी अक्सर मुंह के बल गिरता है. अब इनका क्या मतलब है कि अगर फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हो गए तो क्या फवाद चौधरी साहब मुंह के बल गिरे? पता नहीं है कि फयाजुल हसन चौहान साहब कहना क्या चाहते हैं, मगर ये जरूर है कि जिस वक्त दोनों एक ही पार्टी में थे, यानी दोनों फयाजुल हसन चौहान भी और साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी, जब दोनों के दोनों इमरान खान की पीटीआई में शामिल थे, तो उस वक्त यही बताया जाता है कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी, यानी कि बोले तो 36 का आंकड़ा रहता था. तो जाहिर है अगर आप फवाद चौधरी साहब किसी मुश्किल में पड़ेंगे तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने तो जाहिर है कि डफली बजानी ही है, और उसके साथ उन्होंने वाह वाह भी करनी है. इसी वजह से शायद वो कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते दिखाई दे रहे हैं हमको. हम बात करेंगे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब के बेटे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के सॉरी बेटे जो हैं हमजा शहबाज, वो नजर आ रहे हैं. और हमजा शहबाज साहब का कहना ये है, मौका मिला तो मुल्क दोबारा कायदे आजम का खुशहाल पाकिस्तान बना देंगे. अच्छा जी, मतलब कायदे आजम का पाकिस्तान कभी था, और अगर था तो क्या वो खुशहाल था? और इनका मतलब यही है कि फिर करप्शन के केसेस जो है वो बन जाएंगे और फिर करप्शन करेंगे. बहरहाल हमजा शहबाज साहब जो है वो अपने वालिद को यकीनन चाहते होंगे कि वही, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की तरह ही ये भी किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए. वैसे एक जब शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे, तब इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाने के लिए भी उन्होंने बड़ी जुगाड़ लगाई थी. कुछ टाइम के लिए बना भी दिया था, एक बहुत हंगामा था, लेकिन बहरहाल उसके बाद इनको हटा दिया गया. तो अब खैर अब उनका फिर यही कहना है कि अगर पीएमएलएन आ गई और नवाज शरीफ साहब आ गए तो उस पाकिस्तान को बहुत खुशहाल बना देंगे. अब कैसे बनाएंगे? कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है, कोई तरकीब नहीं बताई, कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ यही कहना है कि जी बना देंगे, लेकिन कैसे बना देंगे कोई रोड मैप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है. इलेक्शंस तो जी होने जा रहे हैं, 8 फरवरी इलेक्शंस की डेट दी गई है. बहुत से लोगों का कहना ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की गई, अनाउंस करवाई गई है. जी हाँ, ये भी कहना है बहुत से एक्सपर्ट्स का कि इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस करवाई गई है. अब देखते हैं कि चले कर दी या करवाई गई, जो भी हुआ, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी को बहरहाल जो है वो एक इस बात का यकीन है, या इस बात का हौसला है, या इस बात की उम्मीद है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने. हम बात करेंगे एक बार फिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज साद रिजवी की. हुकूमत फलस्तीनियों की अमली मदद का ऐलान करे, ये वक्त दुश्मन को ताकत दिखाने का है. बिल्कुल जी, साद रिजवी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है साद रिजवी को अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इनकी पार्टी है टीएलपी, उसको लेकर, उसके साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन सबको लेकर इस वक्त उन्हें गजा बॉर्डर पे पहुंच जाना चाहिए, वहां जाके इसराइल के साथ लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ से बैठ के भाषण दें. यहाँ से बैठ के भाषण ना दें, अपनी पार्टी को पकड़े और अपनी पार्टी के साथ साथ जितने भी लोग हैं उन सबको जमा करके ये सबके सब चले जाएं गजा, और वहां जाकर जंग में हिस्सा लें, और उसके बाद जो होना है वो तो खैर होना है, लेकिन ये कि पहले पहुंचे तो सही. यहाँ से बैठ के ये अनाउंसमेंट करना कि जी पाकिस्तान को ये करना चाहिए और पाकिस्तान को वो करना चाहिए, तो जी आप भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हिस्सा है. और जाहिर है कि आप जिस तरह की आपकी जमात जो है वो भी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाती है. टीएलपी को यही कहा जाता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को. वैसे पता नहीं जिसमें तहरीक लगी होती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, टीएलपी, वो सॉरी टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब के सब लोग कहते हैं जिसमें तहरीक लगी होती है वो कहीं ना कहीं से जो है वो भाई लोग ने बनाई होती है, बोले तो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई होती है, तो उसमें सब में तहरीक 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 आता है. ऐसा मैंने कहीं सुना है, मुझे कोई बता रहा था. अच्छा, मैं खुद नहीं सोच रही, मैं तो ऐसी बातें करती ही नहीं हूँ. लेकिन बहरहाल देखते हैं कि किस तरीके से अब ये लोग पहुंचते हैं. इनको पहुंच जाना चाहिए, बजाय इसके बैठ बैठ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलते रहे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करे. इससे बेहतर ये कि टीएलपी वाले और इसी तरह के सब लोग उठें और उठकर ये लोग पहुंच जाए और वहां जाकर जंग लड़े, जंग का हिस्सा बने. बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान कतर में कर क्या रहे, उसके बाद वो गजा पहुंचे या नहीं पहुंचे. लेकिन खैर कुछ तो दाल में काला है, मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है.
لیکن خیر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.